जैसे बाइक से गिर गया, लेकिन घर में नहीं बता, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे वो मौजूद होके भी सपोर्ट करते थे। जो सीनियर्स वगैरह मेरे साथ अभी नहीं रहते, जो जॉब करते हैं, वो फाइनेंशियल रूप से भी सपोर्ट करते हैं। मतलब आप सभी का स्वागत है ब्राउन रेडियो पर, और हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं पॉडकास्ट सीरीज की। हमारा ये पहला पॉडकास्ट है और स्पेशल गेस्ट हैं फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर मिस्टर उभय सिंह परियार। तो वेलकम सर एंड कंग्रेचुलेशन। और सर आपका नाम बड़ा यूनिक है, तो कुछ अपने बारे में पहले आप खुद से बताइए। तो मेरा नाम उभय सिंह परियार है। मैं सतना जिले के नगौद तहसील का निवासी हूँ जी। और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो अपने गांव से ही हुई है 12वीं तक। उसके बाद मेरी जो कॉलेज हुआ है मेरा, वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से हुआ है जी। उसके बाद मैं पीएससी की तैयारी चालू कर दिया था और फिर मैं एमपीपीएससी के 6 अटेम्प्ट दिया, जिसमें 6 मेंस, और 2021 में मैं एटीओ के पद में सिलेक्ट हुआ और 2022 के फॉरेस्ट सर्विस में मैं फॉरेस्ट रेंजर के पद में सिलेक्ट हुआ। तो ये मेरा संक्षिप्त व्यक्तिगत परिचय था। तो यही मेरा परिचय। सर आपका नाम उभय सिंह परिहार है जी। ये काफ़ी यूनिक नेम है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पहली बार ये यूनिक नेम सुना है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या इसका मीनिंग है। तो जैसे उभय का मतलब होता है बोथ, कॉमन और दोनों, हिंदी में बोले दोनों होता है। जैसे आप मैथ में या बायो में पढ़े होंगे उभयनिष्ठ, उभयचर, उभय लिंग और उभय अलंकार। इनमें सब में क्या होता है कि जब कई चीज़ों में कॉमन होता है तो उभय के अंतर्गत रखते हैं। ओके। और जैसे मेरे नाम के अर्थ के पीछे है कि पर्सनालिटी से मुख्य रूप से है कि पर्सनालिटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। उनमें से एक होती है अधोमुखी, एक होती है ऊर्ध्वमुखी और एक होती है उभयमुखी होती है। ओके। तो अधोमुखी में यह होता है कि जो अधोमुखी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो संकोची होता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता और घर के अंदर ज़्यादा समय व्यतीत करता है। जो ऊर्ध्वमुखी होता है वो मुख्य रूप से बाहर रहना पसंद करता है, लोगों से मेल जुलाप रखता है और अधिक लोगों से इंटरेक्शन रखता है। अच्छा। तो इन दोनों का जो कॉम्बाइनेशन होता है तो वो उभयमुखी में होता है। ओके। एम्बीवर्ट जिसको बोलते हैं। हाँ, एम्बीवर्ट जो बोलते हैं तो वो उभयमुखी का ही होता है। ओके। जो दोनों पर्सनालिटी होती है उभयमुखी में पाई जाती है। ओके। तो सर आप टाइप ऑफ एम्बीवर्ट पर्सन है कि जो आप सिलेक्टेड लोगों से ही बात करते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है। सर आप फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हैं जी, तो क्या ये जर्नी रही, थोड़ा सा आप डिटेल में बताना कि कैसे आपने इस जर्नी को जिया है और कैसे इस डेजिग्नेशन को आपने पाया है, और इस डेजिग्नेशन में क्या आपका ड्यूटी और रोल रहेगा। तो यदि इस जर्नी की बात करें, जैसे अभी पिछले मंथ जुलाई में रिजल्ट आया है, तो उससे पहले मैं 2017 से एमपीपीएससी की तैयारी चालू कर दिया था। पहले सिविल सर्विस की तैयारी करता था, फिर उसके बाद फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी चालू किया था। तो जैसे 19-20 में अटेम्प्ट दिया, उसमें फेल हो गया। उसके बाद 21 में आया कि एटीओ में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद 22 में जो 22 का रिजल्ट आया उसमें फॉरेस्ट रेंजर बना। तो मेरी जर्नी थोड़ा सा लंबी है। ओके। हाँ, क्योंकि मैं पहले इंडियन आर्मी में जाना चाहता था। ओके। मेडिकल तक गया, फिर उसके बाद कुछ कारण के कारण मैं मेडिकल नहीं दिया था। ओके। तो ये मेरी जर्नी थी। और उसके बाद जब ड्यूटी की बात आती है, फॉरेस्ट रेंजर की ड्यूटी की बात आती है, तो फॉरेस्ट रेंजर में यही ड्यूटी होती है कि जैसे नेशनल पार्क सुने होंगे आप, हाँ, सेंचुरी सुने होंगे, या आप यहाँ इंदौर के चिड़ियाघर सुने होंगे। हाँ। तो इनमें मुख्य रूप से जो वनों का संरक्षण होता है, वन्य प्राणियों का संरक्षण होता है। ओके। तो ये मेन ड्यूटी इनकी रहती है। साथ ही साथ वृक्षारोपण का भी रहता है कि जैसे ग्रीन इंडिया कॉन्सेप्ट सुने हैं, जो स्कीम्स जो देती हैं, ग्रीन इंडिया, जो भी मतलब खदान उदान लगती है या सड़कें बनती हैं, उनके एवज में जो वृक्षारोपण किया जाता है वो भी इसी के अंदर बताता है। फॉरेस्ट रेंजर का मुख्य रूप से यही काम होता है कि वनों का, वन्य प्राणियों का संरक्षण में। सर ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं फॉरेस्ट में। हाँ। तो आपने कभी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा या मतलब आपको इंटरेस्ट है उसमें? तो एमपीपीएससी के सिलेबस में ही एक यूनिट रहती है कि जो एमपी की ट्राइब्स हैं तो वो सभी ट्राइब्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। जो भी 43 ट्राइब्स हैं सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो मुख्य रूप से मेरा इंटरेक्शन है वो कोल जनजाति से है, क्योंकि जो सतना रीवा में मुख्य रूप से कोल जनजाति रहती है, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ मेरा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि अब ट्राइब्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, फॉरेस्ट के बारे में भी आपने पढ़ा, कोई ऐसे एनिमल्स जो आपको अच्छे लगते हैं और जो मतलब आप चाहते हो कि हमेशा एक्सटिंक्ट ना हो इन्वायरमेंट से?
तो इसमें यदि बात की जाए तो अभी शुरू से तो मैं पशुपालन में रहा हूँ, तो ये जैसे गाय भैंस बैल इसमें मुख्य रूप से देता हूँ। यदि वन्य प्राणियों की बात आए तो जो टाइगर होता है, तो टाइगर बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब सौभाग्य मिला, जैसे वन विहार की बात हो या यहाँ इंदौर के कमला नेहरू पार्क की बात हो या कान्हा किसली नेशनल पार्क की बात, वहाँ पे टाइगर को मैं बहुत अच्छे से रह के देखा हूँ। जैसे कान्हा किसली में मुझे 4 दिन रहने का मौका मिला था, वहाँ मैं टाइगर से, तो मैं ये सोचूंगा कि जो टाइगर की, जैसे इंडिया गवर्नमेंट या इंडियन लोग टाइगर की सेंसस बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं कि टाइगर को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखा जाए। और जो और वन्य प्राणी हैं, जो मतलब जैसे चीता को देखे हैं विलुप्त हो गया था तो दोबारा वापस लाए हैं, तो ये अपने जो जलवायु रहता है इसके लिए बहुत कारगर रहते हैं। तो जो भी विलुप्त हो रहे हैं तो उनको बचा के रखें। मुख्य रूप से टाइगर जो हमारी पहचान बनती जा रही है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। ओके सर, जैसे आपने बताया कि एग्जाम के दौरान, इस जर्नी के दौरान आपने फेलियर्स भी फेस किए काफ़ी सारे, तो उस टाइम आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? क्योंकि जो हमारा पॉडकास्ट है आज वो स्टूडेंट्स के लिए है, यूथ के लिए है, और नो डाउट फेलियर्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? आपने कैसे अपने आप को सस्टेन या मोटिवेटेड रखा? तो जैसे मैं बताया कि पहले मैं दूसरी जर्नी में जाना चाहता था, इंडियन आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद फिर मैं MPPSC की जर्नी में आया। ओके। तो 19 और 20 के सिविल सर्विस में मेरा मेंस नहीं हुआ। मेरा मेंस नहीं हुआ तो उसमें फेलियर देखना पड़ा। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो मेरे जूनियर्स थे, बैचमेट थे, मेरे से इंस्पायर होते थे और मेरे को देख के ही तैयारी चालू किए थे। तो मुझे लगता था कि यदि मैं खुद डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं निराश हो जाऊंगा, तो जो मेरे से इंस्पायर हैं वो भी निराश हो जाएंगे। इस कारण से मैं अपने आप को अंदर से मोटिवेट किया और अपने आप को समझाता था कि मैं यदि इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे यही करना है, क्योंकि और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं MNC में जाऊं या टीचिंग फील्ड में जाऊं। एक ऑप्शन था टीचिंग फील्ड में, लेकिन मुझे एक अंततः ये था कि मुझे इसी फील्ड में काम करना। ओके सर, मतलब स्टूडेंट्स का रोल मॉडल आप शुरू से रहे और उसी ने थोड़ा सा प्रेशर बना के रखा कि आप सस्टेन रहो, मोटिवेट रहो, क्योंकि पीछे भी आपको लोग देख के जी रहे हैं। सर, इस दौरान आपकी फैमिलीज को जब आपने बताया या उनको पता चला कि यार नहीं हुआ है, और हमारे लगभग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स का यही प्रेशर होता है कब होगा, मतलब सपोर्टिव, इतना मेंटली सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो आप कैसे, आप बताओगे कि आपको कैसे सपोर्ट किया आपकी फैमिलीज में, और पेरेंट्स का क्या रवैया रहना चाहिए जब कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है? तो जहाँ तक पेरेंट्स की बात आती है, तो मेरे को चाहे सतना से जबलपुर भेजना हो या जबलपुर से इंदौर भेजना हो, फैमिली का, माता पिता का बहुत बड़ा रोल था। तो जब फेलियर आए 19-20 में, मेरा मैच नहीं निकला, तो मैं पिताजी को बताया, तो वो सांत्वना यही देते थे कि कुछ नहीं, अभी और अटेम्प्ट है, आगे दोगे, अभी एज नहीं निकल गई है, इसमें बने 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 रहो। तो एक जो होता है ना कि आप यदि माता पिता का विश्वास जीत लेते हो अच्छे रास्ते में चल के, तो माता पिता आप में जरूर विश्वास करते हैं। और जहाँ तक बात रही है कि पेरेंट्स की, तो मैं यही बोलूँगा कि यदि मेरे यहाँ तक पहुँचने में जितना मेरा संघर्ष नहीं रहा, उससे ज़्यादा कहीं मेरे माता पिताजी और गुरुजनों का संघर्ष रहा है, क्योंकि उन्होंने ही, माता पिता ने ही मेरे को यहाँ तक भेजा है। हाँ, तो उनका ज़्यादा संघर्ष रहा मेरी अपेक्षा। अच्छा, मतलब जर्नी में भी उनका, जो आपकी जर्नी चल रही थी उसमें भी वो मेंटल सपोर्ट आपको देते रहे, नई एज नहीं निकल गई, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि कब करोगे, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो इस दौरान आपको अच्छा सपोर्ट मिला? हाँ, क्योंकि फेलियर आती है या समय बीतता जाता है, क्योंकि मैं 19 का पास आउट हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, तो उसके बाद से चाहे रिश्तेदार हों, चाहे परिवार मोहल्ले के और लोग हों, वो जरूर बोलते हैं कि अभी तक क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, या पढ़ाने लगो या ट्यूशन देने लगो तो कुछ पैसे आने लगे। लेकिन मेरे जो माता पिता हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं रहता था। वो बोलते थे कि कोई वैकेंसी आए उसमें फॉर्म जरूर भरना है, तुमको इसी फील्ड में रहना है। तो माता पिता का बहुत ही सपोर्ट रहा, जिस कारण से आज मैं यहाँ तक पहुँच। सो यू आर सो ब्लेस्ड सर कि आपको पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माता पिता 2 साल में बोलने लगते हैं कि यार अब नहीं तो कब होगा। और एक और बात इंटरेस्टिंग है इस जर्नी में रहती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? मतलब उन्होंने कैसे आपके साथ स्ट्रगल में आपके साथ कैसे रहे, और आफ्टर दिस सक्सेस की आपको एक डेजिग्नेशन मिल गई, पोस्ट मिल गई, तब उनका रवैया क्या रहा? तो मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात की है, तो मैं बोलूँगा कि जो फ्रेंड्स हैं वो फैमिली ही हैं,
ओके। हाँ, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से किया या मानसिक रूप से सपोर्ट दिया। क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाती थी घटनाएं मेरे साथ, तो मैं घर में नहीं बताता था। Okay. चाहे फेलियर की घटनाएं हों या मेरे साथ एक्सीडेंट की घटनाएं हों। अच्छा। यहाँ तक कि मैं आईसीयू में भी भर्ती था जब मेरे डेंगू हो गया था, प्लेट्स बहुत कम थी, तब भी मैं घर में नहीं बताया था। अच्छा। लेकिन वो जो फ्रेंड्स होते हैं उनको पता रहता था, वो हॉस्पिटल में रहते थे। अच्छा। और मेरे साथ एक आध बार एक्सीडेंट भी हुआ, जैसे बाइक से गिर गया, लेकिन घर में नहीं बताया, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे वो मौजूद होके भी सपोर्ट करते थे। जो सीनियर्स वगैरह मेरे साथ अभी नहीं रहते, जो जॉब करते हैं, वो फाइनेंशियल रूप से भी सपोर्ट करता। मतलब आपने आपके जो कॉन्टेक्ट से रिलेशन थे आपके सीनियर से भी बहुत अच्छे, हाँ, बहुत काफी सपोर्टिव ये जर्नी रही। ओके सर। सर हॉबीज क्या है आपकी? और ऐसा होता है ना कि मेरे साथ है, मेरी हॉबीज मुझे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो क्या आपकी, मतलब आपने कैसी, आपकी हॉबज क्या थी कि वो डिस्ट्रैक्ट करती थी, या फिर इस जर्नी में उसने आपको सपोर्ट कर दिया? जैसे मेरी हॉबी यदि मैं बताऊं तो मुख्य रूप से क्रिकेट ही थी हॉबी। तो मैं, यदि यहाँ तक आने की बात हो तो क्रिकेट को तो थोड़ा सा रोक के रख दिया था है। और एक हॉबी थी नुक्कड़ नाटक करना। अच्छा, एक्टिंग। हाँ, एक प्रकार से एक्टिंग नाटक करना होता है। ओके। तो उसने मेरी मतलब ये सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें सोशल लाइफ, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर नाटक करना होता है। सोशल अवेयरनेस। हाँ, सोशल अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना होता है समाज के बीच में। तो उसने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि हम यदि जो पढ़ते हैं सिद्धांतिक रूप से, और यदि वही व्यवहारिक रूप से एक्ट कर देते हैं, प्रैक्टिकली एक्ट कर देते हैं, तो वो ज्यादा याद होता है। हाँ। तो इसने मेरे को सपोर्ट किया है। जहाँ तक हॉबी क्रिकेट की है, तो क्रिकेट शुरू में तो मैं खेलता था, लेकिन जब ज़्यादा मतलब एग्जाम हो पास आने लगते हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसमें टाइम नहीं मिलता था, तो क्रिकेट को थोड़ा सा साइड में रख के फिर पढ़ाई स्टार्ट कर। अच्छा, तो मैंने आपने हॉबीज भी ऐसे बना रखी थी कि उसके लिए पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। सर कुछ ऐसे प्रोफेशन जो आपने जर्नी के टाइम ऐसा लगता है ना कि जैसे टीचिंग, आपको रिलेटिव्स बोलते थे टीचिंग करना शुरू कर दो इनकम के लिए, तो उस दौरान आपने सोचा कि चलो अगर यहाँ नहीं होता है तो मैं ये कर लूँगा, बट मैं कुछ कर लूँगा। तो वो ऐसे कैसे, वो कौन से प्रोफेशन है ऐसे जो आपने सोच के रखे थे कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा? तो मुख्य रूप से जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ कि मैं 2018 से इस फील्ड में हूँ, टीचिंग फील्ड में। अच्छा। क्योंकि 16-17 से तो मैं तैयारी चालू कर दिया था, तो 18 से टीचिंग फील्ड में हूँ। 19 से मैं कोचिंग्स में पढ़ाना, जबलपुर में कोचिंग्स में पढ़ाना चालू कर दिया था। तो यदि मैं बीच में आता था, जैसे 19-20 में मैं फेल हुआ, मेंस नहीं निकला मेरा, तो उस समय जरूर आता था कि मैं एक प्रॉपर रूप से किसी कोचिंग में, एकेडमी में, टीचिंग के ही प्रोफेशन में चला जाऊं। लेकिन बीच में ये भी आता था कि मैं ये करने आया हूँ, PSC फाइट करने आया हूँ, तो फिर मैं उसको ऑप्शनल के रूप में देखता था कि मुझे उसे बाद में जाना है। अच्छी दिन नहीं होगा तब बाद में जाना। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि प्री मेंस इंटरव्यू लगातार लगे रहते थे। अच्छा। मुझे दूसरी जगह जाने का मौका नहीं मिला। जैसे कुछ मेरे साथी हैं कि जिनका मतलब एक आध बार प्री नहीं हुआ या मेंस नहीं हुआ, तो वो दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। अच्छा, टीचिंग में या किसी टीचिंग में, मीडिया में, या दूसरे गवर्नमेंट जॉब में। तो उसमें चले गए हैं। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मैं फंसा रहता था। एक बार प्री मेंस इंटरव्यू जो होता है ना, तो उसमें लगातार रहते थे, तो उस कारण से मैं दूसरी तरफ नहीं जा पाया। सर थोड़ा सा आपका एक सजेशन मांगूंगा मैं यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन के दौरान टीचिंग देना शुरू करते हैं और वो उसी में फिर सेटल हो जाते हैं और फिर सिलेक्शन को छोड़ देते हैं। तो इसमें मैं, एक मेरे सर हैं मतलब सीनियर, और तो मैं अभी एक जो एकेडमी वाले सर हैं उनसे मिला। वो बोल रहे थे कि यदि वो सर बेले सर थे कि वो टीचिंग देते हैं जैसे। अच्छा। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि यदि आप टीचिंग ही देते रह गए वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। मेरे पास भी वो मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भी टीचिंग फील्ड में चला जाऊँ। हाँ, तो ऐसा होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत से टीचरों को मैं देखा हूँ PSC फाइट करते हैं। हाँ, लेकिन वो उनका रेशियो बहुत कम रहता है। अच्छा। क्योंकि अभी भी साथ में जैसे प्री हो, मेंस हो, बहुत से टीचर्स देते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम रहता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी टीचिंग करते हैं या टीचिंग करने के सोचते हैं, ये आपके पास फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट नहीं है तो आप एक ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं। लेकिन यदि कहीं से थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल रूप से मजबूत है तो जितना भी पूरा समय मिले, क्योंकि मेंस में मुख्य रूप से समय ज़्यादा देना पड़ता है तैयारी में,
तो ज़्यादा समय मिले तो मुख्य रूप से अपनी स्टडी में दे, ना कि क्योंकि बोलते हैं ना पढ़ाने वाला केवल पढ़ाते ही रह जाता है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। बार मैंने सुना है काफ़ी क्वेश्चंस और क्वेरीज ऐसे मैंने देखे हैं कहीं पे कि जो पढ़ाता है वो पढ़ाता है, वो सिलेक्ट नहीं होता है। हाँ। तो ये शायद कहीं ना कहीं इस बात सच है। अब सेलेक्ट होते हैं तो बहुत कम रेशियो में सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, मतलब चांसेस आपके फिर कम हो जाते हैं क्योंकि मैनेज करना हो जाता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सेरेनिटी प्यूमार्थ, जहां आपको मिलेंगे 2 BHK एंड 3 BHK रो हाउसेस जिनकी यूनिट है 250, जहां आपको मिलेगा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, 24/7 सिक्योरिटी और 1.5 किलोमीटर है सिर्फ इंदौर देवास बाईपास से। तो अभी विजिट करो। सर, एक फेज होता है जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, डाउट में रहता है कि अब नहीं हो रहा है या होगा ही नहीं। तो ये फेज आपने भी फेस किया होगा लाइफ में। उस दौरान आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, और उस दौरान मतलब आपने कैसे खुद को मोटिवेट रखा? जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरी जो जर्नी वो लंबी थी। जैसे बताया कि 2017 से स्टार्ट हुई थी, तो उसमें कई फेसेस आए। जब सिविल सर्विस की मतलब तैयारी करता था तो 2-3 अटेम्प्ट नहीं हुए, 19-20 का अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो डिमोटिवेशन हुआ। फिर लगा कि जो मेरा अंदर का जुनून है, जो मेरे से इंस्पायर है, जैसे जूनियर्स हैं, बैचमेट्स हैं, ये मेरे से इंस्पायर होके तैयारी चालू की। यदि मैं यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो उनको कौन मोटिवेट करेगा? हाँ। तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए मैं खुद अपने आत्मविश्वास को, एक रोल मॉडल आप शुरू से रहे तो वो आप पे प्रेशर बन गया कि मुझे मोटिवेटेड रहना। हाँ, मोटिवेटेड रहना है ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेटेड रहें। इस कारण से मैं जब भी मतलब फेलियर आते थे मेरे जीवन में, तो फिर मैं वहाँ से दोबारा उठता था। मतलब होता है एक समय की आदमी डल हो जाता है, आदमी भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन मैं इन सबको छोड़ के कि अब करना इस क्षेत्र में आया है तो यही करना है, तो फिर पूरी मेहनत से दोबारा लग जाते थे, क्योंकि आगे यही रहता था कि फिर से प्री है, फिर से मेंस है, तो फिर दोबारा इसी में लग जाते। ओके। और इस दौरान जैसे होता है कि हम कभी कभी फैमिलीज को भी फ़ोन करते थे, यार नहीं हो रहा है हमसे, या बताते हैं कि इसमें नहीं हुआ है। जब उनको भी पता चलता है कि रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो आपकी फैमिलीज की क्या रिस्पॉन्ड रहे और आपकी फैमिलीज का सपोर्ट क्या रहा, मतलब फैमिली का सपोर्ट क्या रहा मेंटली इस जर्नी में? तो जहाँ बात है कि जब फेलियर के बाद फैमिली से संपर्क करने की बात है, तो मैं अधिकतर नहीं बताया करता था, क्योंकि जितना मैं टेंशन में आऊँगा उससे कहीं ज़्यादा माता पिता टेंशन में आ जाएंगे। तो यदि मैं कभी बताया हूँ तो यही सपोर्ट करते थे, कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। अच्छा। और यदि मेरे माता पिता या परिवार वालों का है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो माता पिता और जो गुरुजन हैं उनके सपोर्ट से ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। जितनी यहाँ पे मेरी मेहनत है वहाँ कहीं ज़्यादा मेरे माता पिता की मेहनत है, क्योंकि उनका संघर्ष है। क्योंकि मैं यहाँ इंदौर में रह के कुछ फैसिलिटी यदि अचीव भी करता था तो वो संघर्षों के जीवन में रह के मेरे को यहाँ पढ़ाते थे और पैसे बेचते थे, तो उनका ज़्यादा संघर्ष है मेरी ज़िंदगी में। और आपके फ्रेंड्स सर्कल कैसा रहा? मतलब स्ट्रगल जर्नी में फ्रेंड्स भी बहुत आजकल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हम मूवीज देखते हैं। तो आपके फ्रेंड्स का क्या रहा उस टाइम रवैया, और क्या सपोर्ट रहा उस टाइम उनका? तो जैसे मैं बताया कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग JEC जबलपुर से की है, तो मैं हॉस्टल में रहा तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, और जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मतलब या मानसिक रूप से पढ़ाई में सपोर्ट करने की बात हो या फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करने की बात हो, तो जो मेरे सीनियर्स हैं, बैचमेट्स हैं, उन्होंने मतलब इस जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। कभी भी जब भी फाइनेंशियल आवश्यकता पड़ जाती थी कि सर को फ़ोन लगा दे, तो जरूर मैं मतलब फाइनेंशियली भी वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यंगस्टर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी स्टूडेंट होता है सिर्फ सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं, और शायद आपने भी शायद ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया है, आपने बताया था। तो ऐसा बुक्स रीडिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो नॉवेल्स होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं। तो आपकी क्या राय है उस पर, और आपकी क्या सजेशन है यूथ के लिए कि अगर नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? तो इसमें मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो सिलेबस की बुक हैं या अपन कॉलेज में देखते हैं एकेडमी की बुक रहती है, उनके अलावा भी बुक पढ़ने की जब बात आती है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे मेरे को अभी समय नहीं मिला, तो मेरे को जैसे गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, ये विभिन्न धर्मों पे जैसे बाइबल हो गई, कुरान हो गई, इनके बारे में जरूर अध्ययन करना है। अब मुख्य रूप से हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन करना है।
अच्छा। अब MPPSC का जो नया सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से बहुत से डायमेंशन को कवर कर दिए, जैसे सोशोलॉजी भी जोड़ दिए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी जोड़ दिए हैं। तो मैं उनका यही मानना है कि यदि व्यक्ति एक रूप से रट्टू तोता वाला ना बने, वो प्रैक्टिकल भी रहे। जैसे किसी को वो जिज्ञासा होती है कि मैं बिजनेस वाली बुक पढूं, कि सफलता कैसे मिलती है बिजनेस या एंटरप्रेन्योर को कैसे सक्सेस बनाया जा सकता है, स्टार्टअप कैसे किया जा सकता है। तो जिनको भी मतलब अलग से बुक पढ़ने की इच्छुक रहती है वो एक बुक 1 महीने में लगभग पढ़ सकते हैं, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो। अच्छा। हाँ, और जो आध्यात्मिक बुक होती हैं, धार्मिक बुक होती है, उनको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। हाँ, तो ये नया सिलेबस में हालांकि बहुत कुछ चीजें जोड़ दिए हैं, दार्शनिक के रूप में जोड़ दिए हैं। बहुत से दार्शनिक को पढ़ना पड़ता है, तो ये जरूर पढ़ना। उनकी पार्टिकुलर बुक भी पढ़ना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी की हैं, जितनी भी बुकें हैं, टाइम मिले तो उनको जरूर पढ़ना। सर गीता काफ़ी ट्रेंडिंग में रहती है। जैसे आपने भी कहा कि मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, काफ़ी इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं कि गीता, तो आपने कभी ऐसा कुछ पढ़ के देखा जिससे आप मोटिवेट हुए गीता को लेकर के? गीता में यही जैसे बताया कि गीता का है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें क्या है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब मैं मेरे मेंस नहीं निकलते थे, तो मैं जिसमें सेलेक्ट हुआ हूँ, तो उसमें ऐसा हुआ था कि मुझे ये मेंस ऐसे केवल उठ के जाकर दे देना है। क्योंकि जब मैं 20 का फॉरेस्ट मेंस दिया था उसमें बहुत मेहनत किया था, उसमें नहीं हुआ था। अच्छा। तो इसमें मैं केवल ऐसे गया था, बिना मेहनत किए गया था और बिना फल की आशा किए गया था। अच्छा। हाँ, और पूरे मतलब होते हैं माइनस मार्किंग में, अपन सोचते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें कि माइनस मार्किंग हो जाएंगे। तो मैंने जो 150 क्वेश्चन थे पूरे अटेम्प्ट कर दिए थे। अच्छा। कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, नहीं हाँ, तो ठीक है। जब आंसर की आई थी तो जो पूर्व ज्ञान था वो काम कर गया और मेरे मार्क्स 300 प्लस हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो उस समय से थोड़ा लगने लगा था कि हाँ, तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया। हाँ, प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया कि जो वो वाली लाइन है गीता की, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली, तो वो प्रूफ हो गई कि फल की आशा किए बगैर यदि आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने मेहनत किया, पूर्व में मेहनत, पहले कर्म कर लिया, उसका फल कब मिलना है, कब मिलना है। यदि आप फल की आशा नहीं करते हैं तब जरूर क्या उसे फल मिल जाता है। ओके। हाँ, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। सर आप यूथ आइकन है, काफ़ी संघर्ष के बाद आपने एक डेजिग्नेशन को पाया, प्लेसमेंट को पाया। क्या गलतियां आपकी जर्नी में रही जो आप यूथ को सजेस्ट करना चाहोगे, हमारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे कि वो गलतियां नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और ये गलतियां नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को? तो मुख्य रूप से जो गलतियों की बात है, तो जब हम पढ़ते हैं और रिवीजन की बात आती है, तो बोलते हैं ना कि 21 दिन के अंदर रिवीजन कर लेना चाहिए या 7 दिन के अंदर रिवीजन कर लेना चाहिए जी। तो जो पढ़ते हैं उनका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए, तो वो दिमाग में एक जगह में स्टोर हो जाता है। हाँ। तो मैंने यही गलती की थी कि मैं जब एक बुक पूरी पढ़ लेता था उसके बाद रिवीजन चालू करता था। अच्छा। और बहुत से सीनियर सर हैं जो, तो वो बताते थे कि जो पढ़ो तो दूसरे दिन पहले रिवीजन करो, फिर पढ़ो। तो इस कारण से शायद मुझे ये लग रहा है कि ये भूल हुई मेरे से कि रिवीजन नहीं कर पाया। और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मैं बोलूँ कि जो अपन सोशल मीडिया का यूज, तो सोशल मीडिया का यूज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, यूट्यूब है, बहुत से टीचर्स वगैरह हैं यूट्यूब में भी कैसे वीडियो देखना चाहिए जो आपको अच्छे लगे, जो उनको डाउनलोड करके देखना चाहिए। ओके। हाँ, डाउनलोड करके आप भटकेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन देखते हैं तो कोई दूसरे वीडियो आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, हाँ, तो उसमें स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो जो मेरा रहता था, मेरी जर्नी रहती थी कि मैं डाउनलोड कर लेता था, मास्टर वीडियो हो या मैराथन वीडियो हो, उनको ईयरफोन में लगा के टहलते हुए भी सुनता रहता था। अच्छा। तो ये मेरे साथ होता था, रिवीजन का मुख्य रूप से रहता था। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। और जो भी मुख्य रूप से इंस्टाग्राम, फेसबुक को जब तक आपकी जर्नी रहती है, जब तक ना यूज करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा। हाँ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब का यूज कर। इंस्टाग्राम काफ़ी ट्रेंडिंग में है सर। तो इंस्टाग्राम होते हैं जो रील देखना शुरू करते हैं तो वो ख़त्म ही नहीं करते हैं। तो उस पर आप क्या, आपके व्यूज़ क्या हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि इंस्टाग्राम को भी यूज़ करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, कि उसको थोड़ा सा हटा ही देना चाहिए फ़ोन से, क्योंकि हम उसको फ़ोन में रखते भी हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है? तो इंस्टाग्राम का है कि रील के चक्कर में यदि आप फंसे, वो होता है ना कि आप एक शॉर्ट्स
हाँ, मेमोरी में शॉर्ट मेमोरी होती है, तो आपकी जो लॉन्ग मेमोरी होती है वो क्रिएट नहीं हो पाती। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, एक लॉन्ग मेमोरी क्रिएट होती है। शॉर्ट्स और रील में ये जो याद करने की क्षमता होती है वो वीक हो जाती है जी। यदि मेरी बात हो तो मैं 2020 के बाद अभी जुलाई में इंस्टाग्राम और फेसबुक को रीइंस्टॉल किया। अच्छा, हाँ, रीइंस्टॉल किया हूँ। तो मुख्य रूप से जब तक यदि आप जर्नी में हैं तो ना ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से समय की बर्बादी होती है और मानसिक रूप से वीक कर देता है। हाँ सर, कबीर की बहुत अच्छी पंक्ति है कि हमरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के उच्चार, चार से कछु ना सरे तो गुरु लगावे पार। क्या मेंटरशिप इतनी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट की लाइफ में, वो भी बताइए। और आपके मेंटर्स कौन रहे हैं इस जर्नी में जिन्होंने आपकी नैया पार लगा दी? तो गुरु की तो बहुत ही महत्ता रहती है। जैसे हम पढ़ते भी हैं या कबीर के दोहे पढ़ते हैं, उसमें बहुत गुरु के महत्व की बात की जाती है जी। तो जब मैं प्री से स्टार्ट करूं तो प्री की बात है तो बहुत सारे सीनियर सर से ही मेरा मार्गदर्शन रहा है कि जो सिलेक्ट हुए हैं, कि जैसे संपदा सराफ मैम हो गई और अश्विनी सर हो गए जी, उनसे ही इंस्पायर होकर मैं ये जर्नी स्टार्ट किया था। ओके। हाँ, उसके बाद जब मेरा प्री मेंस हुए तो ऐसी जर्नी में बहुत से मेरे सीनियर सर्स और प्रोग्रेस सर्स मिले मेरे आपको। लेकिन जब मैं इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू में आशुतोष ओझा सर मिले जी। इंटरव्यू क्या होता है कि एक लास्ट पड़ाव होता है जिसमें यदि आप अच्छे नंबर पा जाते हैं हाँ, तो आप वहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, या और अच्छे पा जाते हैं तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है। जैसे सिविल सर्विस की बात करें तो एक DCDSP की पोस्ट होती है, बहुत से नीचे की ATO वगैरह की पोस्ट भी होती है जी। तो यहाँ पे मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है जी, कि आप एक सही मार्गदर्शक के साथ हैं। जैसे मैं भी बताया आपको कि मैं भी एक मार्गदर्शन का कार्य करता हूँ जी। हाँ, तो मैं इनको भी मार्गदर्शित देता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अंधे रूप से मेरी बातों को ना एक्सेप्ट कीजिएगा। हाँ। जो आपको सही लगे वही एक्सेप्ट कीजिएगा। ऐसे जैसे ओझा सर की बात किया मैं जी, तो वो भी यही बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए और जो मेरे से अच्छा लगे वही बार केवल एक्सेप्ट कीजिए। तो यही मतलब जर्नी तो लंबी थी, तो बहुत से मार्गदर्शक मिले। जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू का लास्ट फेज था हाँ, तो आपको ओझा सर, आशुतोष ओझा सर मिले, तो वो कैसे आपको मिल गए और किस तरह से, मतलब उनके साथ क्या आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा? तो ओझा सर के मिलने की बात है, जो 19-20 के जब इंटरव्यू हो रहे थे तो मेरे सीनियर सर और बैचमेट्स को जा रहे थे ओझा सर के यहाँ इंटरव्यू गाइडेंस लेने के लिए जी। तो जब मेरा भी इंटरव्यू आया 2021 का सिविल सर्विस का, तो फिर मैं सर लोगों से पता किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तब मेरे को आशुतोष ओझा सर के बारे में लगभग लोगों ने उन्हीं की सजेशन दी आपको। हाँ, अच्छा। तो ओझा सर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई हाँ। तो फिर मैं वहाँ जाने लगा। तो 21 का जो सिविल सर्विस की मेरा इंटरव्यू था और फॉरेस्ट का था। अच्छा। तो फॉरेस्ट के इंटरव्यू में मैं तो कहीं मॉक भी नहीं दिया था, केवल ओझा सर के पास गया था, तो वो जितना भी कॉन्फिडेंस है उन्होंने बिल्डअप का किया था। हाँ, अभी भी जैसे क्लास चालू है 22 की इंटरव्यू की है, तो आप यदि भावरकुआ में जाकर किसी से पूछ लीजिए कहाँ इंटरव्यू की क्लास चालू है, अच्छा, ये कौन गाइडेंस दे रहा है, हाँ। केवल आज तो ओझा सर का नाम मिलेगा। काफी अच्छी पर्सनैलिटी, शायद इनको भी बुलाना पड़े पॉडकास्ट पर। तो यही हम खत्म करते हैं आज की इस बातचीत को। और काफ़ी एक जर्नी हमने जो डिस्कस की, एक स्टूडेंट से लेकर के एक ऑफिसर तक की, तो काफ़ी आपको मज़ा आया होगा, आई होप। और देखते रहिए, सुनते रहिए मुझे ब्राउन रेडियो पर। मिलेंगे हम एक अच्छे और एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।